वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं पिछले 5 वर्षों के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को। जी हां, पिछले 5 साल 2016 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं इस सीरीज में डिस्कस। जी हां, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल उन प्रश्नों को जो 1 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। हर वर्ष कुल 10 प्रश्न 1 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वर्ष आपसे कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हां, आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पिक अ ब स द वाले। कुल 10 प्रश्न होंगे और बाकी 10 प्रश्नों में कुछ प्रश्न आपसे रिक्त स्थान के पूछे जाएंगे और कुछ प्रश्न आपको एक शब्द या एक लाइन में आंसर देने वाले पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल मिलाकर इस वर्ष आपसे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और हम आज के वीडियो में जिन प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं वो पिछले 5 वर्षों में 1 नंबर के वो प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और मैं इन प्रश्नों को जिनको डिस्कस कर रहा हूं वो सब आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार, जी हां, जो आपके सिलेबस में है, हम केवल उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को और देखते हैं कि पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछे गए प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया वो क्या है, देखिए आपसे पूछा गया था 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। जी हां, 105 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए कहा गया सूत्र निखिलम से। तो सूत्र निखिलम से स्क्वायर ज्ञात करना आपको आता है। सबसे पहले हम लिखते हैं संख्या को और संख्या में प्लस करते हैं संख्या का विचलन। आप यहां देख रहे हैं इसका आधार कितना है 100, तो विचलन कितना हो गया 5, इसलिए 5 को इसमें ऐड करेंगे, ऑब्लिक का साइन लगाएंगे और जो विचलन है उसका वर्ग यहां लिखेंगे। हो गया स्क्वायर। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। 105 में 5 को जोड़ा तो कितना आया 110 और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, आधार 100, 0, 2, तो यहां 2 अंक होने चाहिए, 2 अंक हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 11025 हमारा आंसर हो गया। लीजिए पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा, दूसरा सवाल हमसे, ये तो था पहला सवाल और दूसरा सवाल जो हमसे पूछा गया वो दूसरा सवाल था 2 cos 30 डिग्री, 2 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30, 4 cos क्यूब 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया। आप जानते हैं ये हमारी त्रिकोणमिति से सवाल है और बहुत आसान है। हमें केवल टेबल याद होनी चाहिए, टेबल में मान याद होने चाहिए और टेबल बहुत आसान है याद करना। अगर आपको आसान नहीं लगती है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आसान है। देखिए यहां हम इस cos 30 की वैल्यू पुट करेंगे, यहां भी हम cos 30 की वैल्यू पुट करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये तो है हमारा 2 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 का मान वो होता है जो sin 60 का होता है और sin 60 का मान कितना होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, याद है ना। जी हां, cos 30 का मान होगा √3/2, क्योंकि ये sin 60 का मान होता है, वही cos 30 का मान होता है। चलिए आगे माइनस लिखता हूं, 4 की जगह 4 लिखता हूं, ये गुना हो रहा है cos क्यूब 30, यानी cos 30 का क्यूब, और cos 30 की वैल्यू तो ये है ना, यानी इसका क्यूब, √3/2 का क्यूब कर देंगे हम यहाँ पर। ये लीजिए क्यूब आपको ढंग से नहीं दिख रहा तो ये लीजिए, अब दिख रहा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये इक्वल टू लगाया, यहां 2 से 2 कट हो गया तो √3 बच रहा है और यहां मैं सॉल्व करूंगा इसको तो √3 का क्यूब क्या होगा, √3 को 3 बार गुणा करेंगे। देखिए √3 इंटू √3 इंटू √3, आप जानते हैं इसको मल्टीप्लाई करने पर तो 3 हो जाएगा और √3 एज इट इज रहेगा और 2 का क्यूब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 ही लिख देता हूं। क्यों, क्योंकि ये 4 तो इन 2 से कट हो जाएगा, 2 दूनी 4 बचा 2, तो वो 2 से 2 कट हो गया, यानी कि यहां हमारे पास ये 2 बचने वाला है। लीजिए √3 माइनस यहां क्या बचा √3 और 3 भी है भाई, और बटे में क्या बच रहा है 2। लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 2, ये 2 आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 और माइनस यहां कितना है 3√3, ये 2 है। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2√3 माइनस 3√3 क्या आएगा 3√3,
में से 2√3 गया तो केवल एक √3 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लगेगा और बटे में कितना आएगा 2। लीजिए आपका आंसर आ गया है। तो एक नंबर आपको यहां भी मिल जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो लगभग होगी। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में इतना आसान नहीं होते एक नंबर वाले प्रश्न भी कि ऑप्शन में से ये देखा दिया आंसर हो गया। कैलकुलेशन तो हमें करनी ही पड़ती है और हम घबराते थोड़ी हैं। चलिए लेते हैं तीसरे प्रश्न को। वो तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, जी हां ये 13 सेंटीमीटर की दूरी है, इस पर कोई बिंदु है और इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है और अगर ये लंब होती है तो ये एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं ना, तो बस निकाल देना है। हम यूं सोल्व करेंगे इसको प्रश्नानुसार, कहेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा? स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां जो आप देख रहे हैं वो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, यहां एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में अगर ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, बाकी दोनों में से तो हम किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान सकते हैं। जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो हमारा आधार है, तो ये आधार किसके बराबर होता है कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर। ये बात आप जानते हैं। तो जब स्पर्श रेखा की लंबाई की बात करेंगे तो स्क्वायर है, इसलिए अंडर रूट में ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कह सकते हैं। तो लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13। पहले तो मैं रूट लगा दूं, 13 का स्क्वायर माइनस लंब की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 169 में से 25 को आप माइनस करेंगे तो 144 आपको मिलेगा। और 144 किसका वर्ग होता है? ये तो आप जानते हैं ना, 12 का। तो ये लीजिए 12 सेंटीमीटर आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई। आ गया ना आंसर? तो इतने लंबे प्रश्न तो आपके आ सकते हैं। देखिए ये बोर्ड परीक्षा का पैटर्न है। एक नंबर के प्रश्न में मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन तो आएगी ही आएगी और वो लगभग इतनी तो आ सकती है। इसलिए आप तैयार रहें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। आपको ये टिप्स मैं दूंगा लास्ट में, क्योंकि जब 5 साल के पेपर हम देख लेंगे, इन पेपर में आए हुए प्रश्नों को हम देख लेंगे, तब हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के पैटर्न से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला प्रश्न जो पूछा गया वो पूछा गया है प्रायिकता से। एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को फेंकते हैं, ये लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक पासे को फेंका है, 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता पूछी है। तो 4 से छोटे अंक कौन कौन से होंगे? तो हम कहेंगे 4 से छोटा अंक आने के अनुकूल परिणाम। जी हां, छोटा अंक आने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? मैं इसे इरेज कर दूं, लीजिए, ताकि मुझे जगह मिल जाए। आप समझ चुके हैं इसे, ये लीजिए। तो मैंने यहां पूरा लिख दिया। अब ये परिणाम कौन कौन से हैं? अनुकूल परिणाम 4 से छोटा, पासे को फेंक रहे हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। क्या 4 लूंगा मैं यहां पर? नहीं ना, 4 से छोटा चाहिए, इसलिए इस 4 को हम नहीं लेंगे। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3। जब आपके पास ये मिल चुका है आपको अनुकूल परिणामों की संख्या, तो हम ये जवाब दे सकते हैं कि 4 से छोटा अंक, ये लीजिए 4 से छोटा अंक, प्रायिकता 4 से छोटा अंक बराबर होगी कितनी? अनुकूल परिणामों की संख्या। सूत्र आपको लिखना होगा, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। बस केवल अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। सूत्र आप वहां ढंग से लिखिएगा, क्योंकि हमें काफी प्रश्न सॉल्व करने हैं, इसलिए समय ज्यादा लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में समझाता हूं और आप जल्दी समझिए। कुल संभव परिणामों की संख्या, तो ये आपको सूत्र याद रखना है। जब भी प्रायिकता का प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, मैं नहीं लिखूंगा, आपको याद रखना है एक बार में, कुल संभव परिणामों की संख्या। और वैसे भी क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब चीजें तो याद है। लीजिए मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3। कुल संभव परिणाम कितने होते हैं अगर एक पासे को फेंका जाता है? तो 6। और इसको अगर सॉल्व करूंगा तो 1/2।
मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आया? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इस तरह से मेरा ये प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। लीजिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पीयूसी का पूरा नाम। अब ये तो आपको बहुत आसान प्रश्न है। पीयूसी का पूरा नाम क्या है साहब? पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। हम हिंदी मीडियम से हैं तो लीजिए हिंदी में लिख देते हैं प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। जी हां, ये आपका पीयूसी की फुल फॉर्म हो गई, जो आपसे पूछी गई है कि पीयूसी का पूरा नाम क्या होगा। अब इसके बाद आपसे जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो भी आपकी सड़क सुरक्षा से ही लेकर पूछा गया है। यानी कि 2016-17 में दो प्रश्न आपसे दो नंबर के सड़क सुरक्षा के पूछे गए, लेकिन उसके बाद हमेशा एक नंबर के 2 प्रश्न और 1 प्रश्न 2 नंबर का, इस तरह से 4 अंक की आपकी सड़क सुरक्षा आती है। तो देखिए क्या प्रश्न पूछा गया आपसे पूछा गया कि एक कार 3 मिनट में पहला सिग्नल पार करती है। तो पहला सिग्नल पार किया 3 मिनट में, दूसरा सिग्नल पार करती है 6 मिनट में। ये लीजिए दूसरा सिग्नल भी हम लिख देते हैं। फिर तीसरा सिग्नल पार किया 9 मिनट में, तीसरा भी हम लिख देते हैं। और इसके बाद हमसे कहा गया कि वो 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी। तो हमें बताना है 13वां पद, यानी 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी। आपको पता है ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। सड़क सुरक्षा में लिमिटेड 2 ही तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे अभी लास्ट में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये समांतर श्रेणी का प्रश्न हमेशा एक प्रश्न लगभग पूछा जा रहा है। कैसे? देखिए आप 3, 6, 9 करके हम देख रहे हैं कि ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो यहां हमारा ए का मान कितना हो गया? ए का मान तो हो गया 3, और डी का मान कितना हुआ? आप जानते हैं डी बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। ये लीजिए, तो a2 माइनस a1 यानी कि 6 माइनस 3। तो मैं सीधा लिखता हूं 6 माइनस 3। 1 नंबर का प्रश्न है, आपको ज्यादा डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वैल्यू कितनी आ गई? 3। जब डी की वैल्यू भी आपको मिल गई तो 13वां पद आप निकाल सकते हैं, यानी कि a13 इज इक्वल टू होता है a प्लस 12d। बिल्कुल, आपको अगर ये चीजें समझ में नहीं आती है तो इनके वीडियो हम पहले से बना चुके हैं। मैं संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और वैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपने सारी बुक सॉल्व कर ली है, तो आपके समझ में आ रहा होगा। तो a प्लस 12d वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू कितनी है? 3। 12 की जगह 12 है, और d की वैल्यू कितनी है? 3। ये लीजिए, गुणा कर दीजिए और जोड़ दीजिए। तो ये तो 3, 12 3 36, और 36 में 3 जोड़ दूंगा तो 39। ये मेरा 13वें पद का मान आ गया, यानी कि 13वां सिग्नल पार करने में 39 मिनट का समय लगेगा। ये एक लाइन में हम यहां लिख देंगे और वो हो जाएगा हमारा आंसर कि 13वां सिग्नल पार करने में 39 मिनट का समय लगेगा। तो लीजिए, आपने 2020 के वो सभी प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं जो वर्तमान सिलेबस के अनुसार आपके सिलेबस से मैच करते हैं। जी हां, तो अब हम बात करेंगे 2019 के पेपर की। 2019 के पेपर में वो 10 प्रश्न कौन कौन से थे। उन 10 प्रश्नों में से मैं वो प्रश्न आपके यहां ले रहा हूं जो वर्तमान नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। जो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है वो हमने छोड़ दिए हैं, उन्हें फिर कभी देखेंगे। बोर्ड परीक्षा 2019 में भी पहला प्रश्न आपकी वैदिक गणित से पूछा गया है, ये मान के चलिए। यानी कि 2020 में भी आपने देखा पहला प्रश्न वैदिक गणित से था, 2019 में भी पहला प्रश्न वैदिक गणित से था। वहां क्या पूछा था? वर्ग। और यहां भी आपसे यही पूछा है कि आप 62 का वर्ग ज्ञात कीजिए सूत्र निखिलम से। लीजिए सब, अब 62 का वर्ग ज्ञात करना है तो आपको पता है यहां उपाधार विधि लग रही है। अगर उपाधार विधि लग रही है तो आधार क्या है? यहां पर आधार तो है हमारा 10, और उपाधार क्या है? उपाधार होगा हमारा 6, क्योंकि 6 दाई 60। जानते हैं ना आप? जी हां। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। उपाधार विधि है तो सबसे पहले उपाधार अंक से गुणा करना होता है, और बाद में तो वही आती है संख्या प्लस विचलन। तो लीजिए, यहां तो मैं लिख देता हूं संख्या और यहां लिखेंगे हम विचलन। 60 से इसका विचलन 2 है तो मैं यहां 2 लिखूंगा, और ऑब्लिक के बाद में जो विचलन होता है उस विचलन का स्क्वायर हम यहां लिखते हैं। तो लीजिए, मैंने विचलन के स्क्वायर को लिख दिया है और अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, 62 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास 64 हो जाएगा, और ये 64 मल्टीप्लाई होगा 6 से, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक, अब मैं इस 64 को 6 से गुणा कर देता हूं, तो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 चिंग 36 और 2 38, और ये आ गया 4।
अब हमें देखना होता है कि हमारे आधार में कितने जीरो हैं। आधार में एक जीरो है, एक जीरो है तो इस ऑब्लिक के बाद एक अंक होना चाहिए, यहां एक ही है तो अब मैं इस संख्या को मिला के लिख दूंगा, वही मेरा आंसर होगा। तो 3844 मेरा आंसर आ गया। 62 का स्क्वायर क्या होगा, 3844, ये मेरा आंसर हो गया। लीजिए 2019 का पहला प्रश्न भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं 2019 में दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया। दूसरा प्रश्न है tan स्क्वायर 60 डिग्री आगे है प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करके इसका मान हमें बताना है। क्या देख रहे हैं आप, पिछले पेपर में और इस पेपर में नोटिस भी आपको करते रहना है साथ साथ, क्योंकि लास्ट में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, पहला प्रश्न दोनों ही पेपरों में वैदिक गणित से है, दूसरा प्रश्न त्रिकोणमिति से है और हर बार मान ज्ञात करना है। तो लीजिए इस बार भी हमें यह मान ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या होती है उसे आप यहां पुट कर दीजिए। स्क्वायर है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये √3 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू कोस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कोस 30 का स्क्वायर। कोस 30 की वैल्यू कितनी, अभी अभी तो देखी थी, √3/2। ये लीजिए √3/2 और स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लगा देता हूं। सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर होगा 3, 3 की जगह 3 है, √3 का स्क्वायर भी 3 और 2 का स्क्वायर 4। लीजिए सॉल्व करते हैं। ये आपका 3 हो गया और ये 3 तिया 9/4 हो गया, और इसे सॉल्व करूंगा तो 4 × 3 = 12 प्लस 9/4। कैलकुलेशन आपको आती है, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर मैं 12 में 9 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 21/4। ये लीजिए, ये मेरा आंसर आ गया इस सवाल का। तो ठीक है, बहुत आसान है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है ना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अच्छे से समझते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ क्या होगा। एक समतल है, मैं इसे इरेज कर दूं। समतल है और इस समतल में एक वृत्त लुढ़क रहा है। ये लीजिए, एक वृत्त लुढ़कते लुढ़कते अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो इस केंद्र का बिंदुपथ क्या होगा। वृत्त का जो केंद्र है वो केंद्र का बिंदुपथ आप क्या देख रहे हैं, हमारे समतल के समांतर एक सरल रेखा। तो आपको चित्र बनाकर समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो सिंपली लिख देना है कि समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ समतल के समांतर एक सरल रेखा होता है। बस आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां प्रायिकता से है। आप क्या देख रहे हैं, हर बार कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहला प्रश्न वैदिक गणित से, दूसरा प्रश्न त्रिकोणमिति से, तीसरा प्रश्न कहीं और से पूछ लिया गया है इस बार, और वो भी ज्यामिति से पूछा गया है। यानी पहले भी ज्यामिति से था, अब भी ज्यामिति से है। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो खिलाड़ी ए और बी शतरंज का मैच खेलते हैं। ठीक है, दो खिलाड़ी ए और बी शतरंज का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, देखिए हमें दी हुई है तो मैं इसे तो करता हूं इरेज और लिखता हूं। ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता यानी पी ए, तो ए जीतता है। ठीक है, ए जीतता है, इसकी प्रायिकता कितनी है साहब, आपको प्रायिकता दी हुई है 5/6। तो ये लीजिए, मुझे प्रायिकता दी हुई है 5/6। ए मैच जीतता है, इसकी प्रायिकता 5/6 है। तो हमसे ये पूछा गया है कि बी के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। हमें बी के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी प्रायिकता बी जीतता है। ये लीजिए, ये हमें ज्ञात करनी है। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, आप सवाल को समझिए। दो खिलाड़ी हैं ए और बी, दोनों मैच खेल रहे हैं। ए के जीतने की प्रायिकता दी हुई है, तो बी के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, जब ए हारेगा तभी तो बी जीतेगा ना। अरे मैच में दो खिलाड़ी हैं तो एक को तो हारना पड़ता है। बी हारेगा तो ए जीतेगा और ए हारेगा तो बी जीतेगा। हमें बी के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। बी के जीतने की प्रायिकता होगी बराबर प्रायिकता ए हारता है। देखो जीतने की प्रायिकता दी हुई है, ए हारता है, इसकी प्रायिकता के बराबर होगी बी के जीतने की प्रायिकता। तो बी के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, ए के हारने की प्रायिकता। ए के हारने की प्रायिकता क्या होगी, आप जानते हैं 1 - पी, ए जीतता है। अगर मैं जीतने की प्रायिकता को एक में से माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं एक में से जीतने की प्रायिकता, यहां जीतता है लिखना होगा, अगर मैं एक में से जीतने की प्रायिकता को माइनस कर दूं तो ए के हारने की प्रायिकता आ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं पी ई
इज इक्वल टू 1 माइनस पीई नहीं होता है। जानते हैं ना आप कि पीई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई नहीं। और अगर मुझे पीई नहीं निकालना हो, जिसे हम बाहर भी कह देते हैं, तो उसका जवाब होता है 1 माइनस पीई। यानी एक में से माइनस करना है, चाहे हारने की निकालो चाहे जीतने की निकालो। बहुत इजी है, बहुत इजी है, याद रखना। ध्यान दीजिए आगे। तो ए के हारने की प्रायिकता हो गई 1 माइनस ए जीतता है, तो ये लीजिए 1 माइनस जीतने की प्रायिकता आपको 5/6 दी हुई है, मैंने यहां लिख दिया और 1 में से माइनस करूंगा तो 6 माइनस 5/6 यानी कि 1/6 मेरा आंसर आ गया। यानी कि बी के जीतने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/6। बहुत आसान और कंसेप्चुअल प्रश्न है। आप इस प्रश्न को देखेंगे कि यह आपकी बुक में नहीं है, यह प्रश्न आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपसे पूछा गया है। क्यों? क्योंकि आप प्रायिकता को सीख चुके हैं और छोटा सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, इसलिए प्रश्नों को रटना नहीं है, समझना है। जो समझ के पढ़ता है वो कभी नहीं हारता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न आपका आ जाता है फिर से किसका? रोड सेफ्टी का। क्या कहता है प्रश्न? एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है? 20 रुपए। फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है? 20 रुपए है साहब। एक यानी जो पहला किलोमीटर होगा, कार का किराया है, अगर 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको 20 रुपए पे करने होंगे पहले किलोमीटर के, और उसके बाद दिया हुआ है, और इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपए। इसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे तो हर किलोमीटर का आपको 11 रुपए पे करना होगा। तो 15 किलोमीटर चलने का कुल किराया ज्ञात कीजिए। अब हम कहेंगे इसके बाद प्रति किलोमीटर किराया कितना है? प्रति किलोमीटर किराया कितना है? 11 रुपए। और आपसे कहा है 15 किलोमीटर का किराया, तो हम निकालते हैं 15 किलोमीटर का किराया। तो 15 किलोमीटर का किराया क्या होगा? पहले तो हमें सबसे पहले 20 रुपए देने पड़ेंगे उसे पहले किलोमीटर के। क्लियर है? पहले किलोमीटर के हमें क्या देना पड़ेगा? उसे 20 रुपए। उसके बाद में हर किलोमीटर का उसे 11 रुपए पे करना पड़ेगा। हमें 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, पहले किलोमीटर के हम 20 रुपए दे देंगे तो कितने किलोमीटर बचे हैं? 15 माइनस 1 यानी कि 14। और 14 किलोमीटर का किराया किस हिसाब से देंगे? प्रति किलोमीटर 11 रुपए। तो ये लीजिए 14 इंटू 11 इज इक्वल टू 20 प्लस 14 को 11 से गुना कीजिए। बहुत आसान है, 11 से गुना करना, तो इस हिसाब से लिख दिया कीजिए जरा सा किसका के, और जोड़ दीजिए, आ गया आंसर। बहुत आसान है। ये लीजिए, अगर मैं इसे जोड़ता हूं तो 174 रुपीज आपका 15 किलोमीटर का किराया आ गया आपके एक नंबर जेब में। चलिए अगला एक नंबर और देखते हैं कि वो क्या कहता है। एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ये लीजिए साहब, एक पतंग है जिसकी भूमि से ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। ये पतंग यहां उड़ रही है 75 मीटर की ऊंचाई पर, और ये हमारी भूमि है। तो इस भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है, और इस पतंग के धागे का भूमि के किसी बिंदु से जो झुकाव है वो कितना है? 60 डिग्री। ये मान लेते हैं ये पतंग का धागा हो गया। तो इस धागे का इस भूमि से जो झुकाव है वो है 60 डिग्री। ये लीजिए, लाइन को थोड़ा मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको ढंग से दिख जाए। तो 60 डिग्री का झुकाव है। तो आपसे पूछा गया है क्या? धागे की लंबाई, यानी ये लंबाई हमें फाइंड करनी होगी। तो देखिए ये कोण 60 डिग्री है। आपको पता है ये कौन सा प्रश्नावली का प्रश्न हो गया? ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में आपको त्रिकोणमिति को यूज करना है। त्रिकोणमिति में हम यहां देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो ये हमारा कर्ण होगा और ये हमारा लंब होगा। हमें कर्ण ज्ञात करना है तो हम निकालेंगे कर्ण बटा लंब। अब ये कर्ण बटा लंब क्या होगा? बराबर 60 डिग्री। अब 60 डिग्री है, लेकिन वो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होगा? कर्ण अपॉन लंब क्या होगा? तो आपको पता है, आप जानते हैं, लाल बटा कक्का, जानते हैं ना। तो लंब बटा कर्ण, ये देखिए ये रहा लंब बटा कर्ण, और यहां दिया हुआ है कर्ण बटा लंब। ये लंब बटे कर्ण साइन होता है, तो कर्ण बटे लंब क्या होगा? कोसेक। ये लीजिए हमने लिखा कोसेक, और कितने डिग्री है? 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है? यहां वैल्यू पुट करनी है और मान निकालना है। तो लीजिए ये कर्ण बटा लंब क्या है? आप इनको नाम दे दीजिए। ए बी आपकी पतंग की ऊंचाई है और सी वो बिंदु है। तो यहां कर्ण की लंबाई कितनी हो गई? कर्ण की लंबाई हमारी BC। तो ये लीजिए BC। लंब का मान कितना है? 75 मीटर। तो मैं 75 लिख देता हूं। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? आप जानते हैं कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा होता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो कोसेक 60 की क्या होगी? 2/√3। बिल्कुल सही जवाब। ये लीजिए 2/√3।
तो अब क्या करूं, इस BC का मान निकालने के लिए मैं इस 75 को भेज देता हूं इधर, यानी कि मेरे पास जगह कम है तो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। BC इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 जाके गुणा होगा 75 इससे, सॉरी 2 से गुणा होगा आपका 75 और बटे में आपका √3 आ जाएगा। 75 से 2 को गुणा करना तो आसान है, लेकिन आपको पता है ना कि ये बटे में अगर रूट आता है तो उसे हमें हटाना होता है, तो मैं यहीं इसको यूज कर लेता हूं। देखिए इसके बाद यहां थोड़ा आपको दिखेगा नहीं तो मैं चलता हूं यहां, क्या लिखते हैं हम इसके बाद कि BC बराबर 150 बटे √3। मैंने यहां 75 को 2 से गुणा कर दिया है, इस √3 को हटाना है तो आप जानते हो इसको √3 से गुणा करना होगा, और जब मैं इसे गुणा करूंगा तो क्या होगा, 150 को √3 से गुणा करूंगा तो 150 √3 आएगा, और √3 को √3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 3, और 3 से 150 कट रहा है, 3 पंजे 15, यानी कि 50 √3 मेरी BC की लंबाई आ गई। यानी कि BC क्या है, धागे की लंबाई। आंसर आपके सामने है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका हो गया और ये प्रश्न हो गया, तो 2019 के वो सभी प्रश्न हो गए जो 1 नंबर के आपसे पूछे गए थे। अब हम लेंगे 2018 का प्रश्न पत्र कि उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे। बोर्ड परीक्षा 2018 में जो पहला प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न क्या है, देखिए इस बार आपसे पहला प्रश्न जो पूछा गया वो वैदिक गणित से नहीं पूछा गया था। तो क्या था प्रश्न हमारा कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उस छड़ की छाया की लंबाई का जो अनुपात है वो 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि उन्नतांश कोण या उन्नयन कोण कुछ भी कहते हैं आपको ज्ञात करना है। तो चलिए जो प्रश्न कहता है वो हम लिखते हैं। क्या कहता है प्रश्न कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात, तो मैं लिख देता हूं इन दोनों का अनुपात आपको दिया हुआ है 1/√3, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे और समझते हैं प्रश्न को। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि छड़ की लंबाई तो ये रही और ये रही इसकी छाया, तो छाया की लंबाई और छड़ की लंबाई का अनुपात 1/√3 है, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए ये छड़ है, सूर्य जब यहां कहीं चमकेगा तभी तो इसकी छाया ये बनेगी, तो सूर्य का उन्नतांश कोण क्या होगा, उन्नयन कोण होगा ये। जी हां, आपको ये कोण ज्ञात करना है। आप ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति में आ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी जो भी लंबाई है और इसकी जो भी लंबाई है उनका जो अनुपात है वो कोण आपको देखना है। तो ये आपका लंब हुआ और ये आपका आधार हुआ। जी हां, लंब बटे आधार को हम क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं कि नहीं कहते। इसे आप चाहें तो नाम दे सकते हैं, ये लीजिए A, ये B और ये C। AC हमारी छड़ हो गई और AB उसकी छाया की लंबाई हो गई। तो लीजिए ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई यानी कि AC बटे छाया की लंबाई यानी कि AB बराबर है 1/√3। तो ये जो अनुपात है इस समकोण त्रिभुज का, ये जो अनुपात है वो क्या है, ये AC तो है आपका लंब और AB आपका है आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा, ये आप जानते हैं, ये होता है tan थीटा। और यहां इस tan थीटा की वैल्यू क्या देख रहे हैं आप, 1/√3। तो समीकरण 1 और 2 से ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 में AC लंब है और AB आधार है, तो बायां बायां पक्ष बराबर है तो दायां दायां पक्ष भी बराबर होगा ना। तो देखिए क्या होगा समीकरण 1 व 2 से कि tan थीटा बराबर होगा 1/√3। अब आप मुझे ये बताइए कि tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो फिर थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा 30 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं जब थीटा का मान 30 डिग्री होगा तभी तो tan थीटा का मान 1/√3 होता है। जानते हैं ना, tan 30 का मान ही तो होता है ना 1/√3, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री आपका क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न कह रहा है दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद क्या होगा। अरे ये तो प्रमेय है आपकी 10th में, 10th जो एक्सरसाइज है उसकी प्रमेय है कि दो बिंदु हैं, ये लीजिए ये दो बिंदु हैं A और B। तो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद क्या होता है, आप जानते हैं इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होता है, लंब समद्वि भाजक होता है। प्रमेय 10.1 आप अच्छे से जानते हैं कि दो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपद उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक होता है। सिर्फ आपको इतना सा लिखना है,
तो लिख सकते हैं ना, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, मैं लिख देता हूं। दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। प्रमेय 10.1 आपको याद है, एज इट इज लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। चलिए इसको भी रेज करते हैं और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है वो प्रश्न? वो प्रश्न ये कह रहा है, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवों का अनुपात लिखिए। देखिए, आप जानते हैं कि एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर, यानी ये दूरी अगर बराबर है तो इन दोनों जीवाओं का अनुपात क्या होगा? एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं का अनुपात हमें लिखना है। और यह बात हम जानते हैं कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती है, लंबाई में समान होती है। प्रमेय आपने पढ़ी है, तो इस प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं, आपको यह लिखना होगा, हम जानते हैं कि केंद्र से समदूरस्थ जीवाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए इन दोनों का अनुपात क्या होगा? इनका अनुपात होगा 1:1 और वो होगा आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया ना? बिल्कुल। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रायिकता से। क्या कह रहा है वो कि एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को अगर एक बार फेंका जाता है तो विषम अंक आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। ये लीजिए, निकाल लेते हैं। अब बताइए विषम अंक कौन कौन से हैं एक पासे पर? एक पासे पर विषम अंक है 1, 3 और 5। मैं यहां डिटेल से नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना होगा। ठीक है, 1, 3 और 5 हमारे पासे पर विषम अंक होते हैं, तो ये हमारे अनुकूल परिणाम हो गए। एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने? 6। तो फिर प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता विषम अंक। जी हां, विषम अंक आने की प्रायिकता आपकी क्या होगी? फॉर्मूला आप जानते हैं, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम मेरे 3 हैं और कुल संभव परिणाम 6 हैं। इन्हें अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1/2। ये मेरा आंसर होगा। लीजिए, ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। और इसके बाद कौन सा प्रश्न है? फिर से हम चल रहे हैं सड़क सुरक्षा पर। जी हां, सड़क सुरक्षा का प्रश्न है अगला। और प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 5 रुपए और बाद में 3 रुपए प्रति किलोमीटर है। यानी कि पहले किलोमीटर का जो किराया है वो तो 5 रुपए, तो पहले किलोमीटर का किराया तो 5 रुपए देना होगा। उसके बाद में प्रति किलोमीटर जो किराया है वो है 3 रुपए। जी हां, प्रति किलोमीटर 3 रुपए। तो फिर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि तय की गई दूरी x है, ध्यान दीजिए यहां अंक नहीं दे रहा है, बीजीय अंक दे रहा है। अगर तय की गई दूरी x तथा कुल किराया y है तो इसे समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ये लीजिए साहब, आपको दिया है कि जो तय की गई दूरी है वो तो है x किलोमीटर, और जो किराया है वो है आपका y रुपए। तो इसे समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने अभी सवाल किया था 2019 में जो पूछा गया था, सेम पैटर्न पे सवाल पूछा, लेकिन थोड़ा सा घुमाया है। बच्चे पूरा घूम जाते हैं, जो समझेंगे वो बिल्कुल नहीं घूमेंगे, वो तो प्रश्न को घुमाएंगे। लीजिए, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये होगा कि कुल किराया क्या होगा? ये लीजिए, कुल किराया बराबर होगा कि पहले किलोमीटर का किराया देते हैं हम, ये लीजिए 5 रुपए। हमने पहले किलोमीटर का किराया 5 रुपए दे दिया। इसके बाद में कितने किलोमीटर बचे? हम कितनी दूर गए? x किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें पहले किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। तो कितने किलोमीटर बचे? अब x में से 1 कम हो जाएगा ना, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया हम यहां दे चुके हैं। तो x में से 1 कम होने का मतलब x - 1 लिख देते हैं, प्लस 3 रुपए प्रति किलोमीटर किराया है, इसलिए 3, और दूरी कितनी है, यानी 3 रुपए में कितनी बार देने पड़ेंगे? x - 1। ये लीजिए, x - 1 से इसे गुणा कर देंगे। ये हमारा समीकरण बन गया। इसे सॉल्व कीजिए और व्यवस्थित रूप में लिखिए। ये लीजिए, मैं करके बताता हूं। y = 5 प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 3, और 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे, यानी कि y = 3x - 2। जी नहीं, प्लस का बचेगा, इसलिए प्लस का 2, क्योंकि ये माइनस का 3 तो छोटा है। लीजिए, इसे मैं y को भी भेज देता हूं इधर, तो 3x - y + 2 = 0 मेरा समीकरण व्यापक रूप में मैंने लिख दिया है। तो ये मेरा आंसर होगा। हमसे समीकरण पूछा था, हमने समीकरण बता दिया। अगला प्रश्न कौन सा है? फिर से रोड सेफ्टी का प्रश्न है, 1 नंबर का। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। इसे इरेज कर दूं। ये लीजिए, रोड सेफ्टी पर हर बार प्रश्न कुछ इसी प्रकार से हैं। आप देखेंगे इन 5 साल के पेपर में कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। बहुत इजी चैप्टर है ये। तो चलिए हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है,
एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के किसी बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बड़ा लंबा सा प्रश्न है, बहुत ईजी है। देखिए, एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर कोई बिंदु है। ये लीजिए, एक खंबा है, इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर ये एक बिंदु है। इस बिंदु से खंबे पर लगे कैमरे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो इस बिंदु से या खंबे पर जो कैमरा लगा है उसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि खंबे की लंबाई बताइए, यानी ये लंबाई हमें निकालनी है। वही खंबे की लंबाई अगर मैं ए बी कह दूं और इस बिंदु को सी कह दूं, तो खंबे की लंबाई बटे बिंदु की आधार से दूरी, लंब बटे आधार यानी कि tan। जी हां, लंब बटे आधार tan होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि AB बटा AC बराबर होगा tan और थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो ये हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। एक नंबर का प्रश्न है, ज्यादा डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नानुसार AB बटा AC बराबर tan 60 डिग्री। यहां AB का मान हमें निकालना है तो AB ही रहेगा। AC की वैल्यू हमें 20 दी गई है और tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो AB बराबर कितना होगा? AB बराबर होगा 20√3 मीटर। ये लीजिए, आपका आंसर आ गया। आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि खंबे की लंबाई कितनी होगी? 20√3 मीटर। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक नंबर का प्रश्न है तो आप इसको यहां छोड़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा अगर आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो फिर प्रश्न छूट सकते हैं। और अगर आपके पास समय हो तो डिटेल से आप √3 का मान जानते हैं, 1.732 मल्टीप्लाई करके भी इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। समय हो तो कीजिए, वरना आप यहां छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरे अंक मिलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं बोर्ड परीक्षा 2017 के पेपर की तरफ। बोर्ड परीक्षा 2017 में पहला प्रश्न आपसे जो पूछा गया वो क्या है? कोसेक a बराबर 17/8 है, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। कि कोसेक a बराबर, जी हां, कोसेक a बराबर 17/8 हमको दिया है और कहा जा रहा है कि tan a की वैल्यू बताइए, यानी tan a का मान हमको बताना है। आप जानते हैं tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। कैसे कहा? लाल बटा कक्का। जी हां, लाल बटे कक्के में आप देख रहे हैं कि जो लंब बटा आधार है वो आपका tan होता है। तो tan यानी कि लंब बटे आधार। अब हमें लंब का मान चाहिए और आधार का मान चाहिए। अगर हमें लंब और आधार दोनों मिल जाते हैं तो हम tan का मान बता सकते हैं। और ये मान मिलेंगे कहां से? हमें ये मान मिलेंगे कोसेक से। कोसेक बराबर क्या होता है? देखिए, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब। चलिए इसको यूज करते हैं। कोसेक a बराबर 17/8, तो हम कह सकते हैं कि कर्ण बटे लंब बराबर 17/8। जब कर्ण और लंब हमें दिया हुआ है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कर्ण बराबर है 17 तथा L बराबर है 8। तो जब कर्ण और लंब हमारे पास दिया हुआ है तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय को, क्योंकि कर्ण है दिया हुआ, लंब है दिया हुआ और आधार नहीं है, तो हम आधार को ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कर्ण लंब है तो आधार की निकालनी है। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए और मान निकालिए। ये लीजिए, कर्ण की वैल्यू कितनी है? 17 रख दी। लंब की वैल्यू कितनी है? 8। 8 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेंगे तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। सॉल्व करूंगा तो 225। 289 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 225। और ये 225 किसकी वैल्यू आई है? a स्क्वायर की। तो फिर a बराबर कितना होगा? √225। तो फिर a बराबर आया क्या? तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 15। जब कोसेक a बराबर 17/8 है तो a बराबर हो गया 15, और जब a बराबर 15 हो गया तो tan की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ऐसे। tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan a बराबर हमें मिल गया यहां पर, लंब का मान कितना है? 8। आधार का मान कितना है? ये रहा 15। तो ये लीजिए, ये tan a बराबर हमें मिल गया 8/15, जो हमारा हो गया आंसर। हो गया प्रश्न। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं।
दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए को कोट ए के पदों में लिखिए। वेरी सिंपल, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम लिखते हैं कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए को। जी हां, साइन ए को हमें लिखना है कोट के पदों में। किसके पदों में? कोट के पदों में लिखना है, कोट ए के पदों में। तो साइन को कोट के रूप में कैसे लिखें? आपको वो 17 फॉर्मूले याद होंगे। साइन इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कोसेक, और हमें कोट के पदों में लिखना है, ये बात याद रखनी है। अब 1 अपॉन कोसेक तो लिख दिया, लेकिन कोट नहीं आया ना, तो कोसेक और कोट में कोई रिलेशन है? याद कीजिए, है। क्या है वो रिलेशन? वो रिलेशन है कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये होता है, जानते हैं ना, सर्व समीका है। तो कोसेक ए है यहां पर और यहां पर स्क्वायर है। अगर मैं इस स्क्वायर को यहां से हटाता हूं तो यहां अंडर रूट लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो कोसेक ए बराबर ये हो गया। इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं। ये लीजिए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये लीजिए, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। हमारे प्रश्न का जवाब भी आ गया। बहुत इजी है ना? जी हां। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो लीजिए, इसका भी डायग्राम हम बना लेते हैं। एक तो लिया हमने वृत्त, और इस वृत्त के केंद्र से कोई बिंदु है दूर यहां पर Q। इस Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 17 सेंटीमीटर। कितनी है? सॉरी, 15 सेंटीमीटर। ये लीजिए, करेक्ट कर देते हैं, 15 सेंटीमीटर। और 17 सेंटीमीटर जो है वो वृत्त की केंद्र की दूरी है इस बिंदु Q से। बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के केंद्र से बिंदु Q की दूरी 17 सेंटीमीटर है। तो फिर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये लीजिए, ये रही हमारी त्रिज्या। आप जानते हैं त्रिज्या लंब होती है स्पर्श रेखा पर, इसलिए समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज बनता है तो फिर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे और इस r की वैल्यू फाइंड करेंगे। वेरी सिंपल। अब यहां देखिए, ये अगर 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया हमारा। ये आधार मान लेते हैं और ये लंब मान लेते हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आधार और लंब तो कोई सा भी हो सकता है, कर्ण जो है वो 90 डिग्री के सामने वाला होगा। क्लियर? चलिए, पाइथागोरस प्रमेय लिखकर हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये लीजिए, मैंने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से। हमें क्या निकालना है? एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एल स्क्वायर बराबर होता है के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। ये आप जानते हैं। तो वैल्यू रख दीजिए। एल की वैल्यू है यहां पर आर, के की वैल्यू है यहां पर 17 और ए की वैल्यू है यहां पर 15। अब इसे सॉल्व करूं तो आर का स्क्वायर तो मैं फाइंड करना है, कहां से लिखूंगा? 17 का स्क्वायर लिखूंगा 289, 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। सॉल्व किया 64, आर स्क्वायर बराबर 64 आ गया। तो फिर आर बराबर क्या आएगा? अंडर रूट 64, यानी आर बराबर मुझे मिल गया 8 सेंटीमीटर। यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। हो गया आपका सवाल, हो गया। तो अब देखते हैं हम चौथा सवाल। चौथा सवाल ज्यामिति से लिया गया है, और ज्यामिति में भी रचनाओं से। रचनाओं से कैसे? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो। यानी हमें वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, और कितनी खींचनी है? 2 खींचनी है। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी है। देखिए, ये प्रश्न आपका सीधा सा रचना का है, तो आपको इसमें रचना नहीं करनी है। आप जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये दोनों तो 90-90 डिग्री हो गए। इस कोण का मान अगर हम पता कर लें तो हम ये रचना कर सकते हैं। जी हाँ, 70 डिग्री हमें पता है तो उससे रचना नहीं होगी। 70 डिग्री पता है, इसकी वजह से हम ये पता कर लेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर हमें पता हो गया तो हम रचना कर सकते हैं। आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है यहां पर। तो डायग्राम बनाना है तो जरा सा इसके लिए भी आप लिख देना। क्या लिखेंगे आप? हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं वो भी जरा लिखें। तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए इस कोण का नाम हम देंगे। तो ये लीजिए, अगर ये बिंदु P है, ये O है, और ये A है, और ये B है, तो हम ये कहेंगे कि कोण AOB कितना होगा? कि इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। ये 90, ये 90, 180 माइनस हुआ, तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो इस कोण का मान कितना होगा?
180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और जवाब कितना आएगा 110 डिग्री। यानी आपको कोण AOB मिल चुका है। जब AOB 110 डिग्री मिल गया तो हम इसकी रचना कर सकते हैं। कैसे? आपको प्रकार, पेंसिल वो सारी चीजें लेनी पड़ेगी। यह प्रश्न हम पहले भी एक वीडियो में कर चुके हैं जिसमें वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना हमने आपको सिखाया है, तो आप उस वीडियो को देखकर इसे और अच्छे से सीख सकते हैं। यही प्रश्न है जो हमने वहां सॉल्व किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। समझा मैं आपको अभी भी देता हूं। जब हमें यह पता लग गया कि AOB बराबर 110 डिग्री है, यानी इस जगह हमें 110 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। वृत्त कितनी त्रिज्या का खींचेंगे? सवाल में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। लीजिए हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लिया और ये हमने त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की खींच दी। जब हमने ये त्रिज्या खींच दी तो इस बिंदु O पर, जो वृत्त का केंद्र है, इस त्रिज्या को आधार मानकर वृत्त के केंद्र O पर D की सहायता से, जिसे आप चांदा भी बोलते हैं, उसकी सहायता से हम 110 डिग्री का कोण बना देंगे। यहां हम D रखेंगे और D रखकर 110 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो लगभग इस तरह से प्राप्त होगा। तो ये लीजिए, हम 110 डिग्री का कोण बना लेंगे D की सहायता से। जब 110 डिग्री का कोण बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका बिंदु है इसे आप B मान लीजिए, ये जो बिंदु है इसे A मान लीजिए। तो आप इस बिंदु B पर भी 90 डिग्री का कोण बनाइए प्रकार की सहायता से। ऐसे ही बनाते हैं ना, कोण बनाना आपको आता है। तो प्रकार की सहायता से हम पहला चाप काटेंगे, फिर उसी चाप से एक और एक 2 बार काटेंगे और यहां बीच में काट के और हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींच देंगे। यही काम हम बिंदु A पर करेंगे। पहले चाप काटेंगे, फिर उसी चाप से 2 बार यहां चाप काटेंगे, एक बार यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर दोनों के बीच में यहां और यहां से चाप काट देंगे। कटान बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए खींच देंगे, तो ये आपकी 2 स्पर्श रेखाएं हो गई। ये आपका बिंदु P हो जाएगा और ये जो कोण है वो ऑटोमेटिक आपको 70 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इस रचना को अगर आपको अच्छे से समझना है तो बताया ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वीडियो देखिए और बहुत अच्छे से समझिए। हमने प्रकार और पेंसिल की सहायता से करके बताया है। चलिए, अब ये प्रश्न भी हमारा पूरा हो जाता है। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। तो मैं लिख दूं उसी चीज को पहले, एक वृत्त की परिधि, यानी कि ये लीजिए साहब, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। तो यानी कि वृत्त की परिधि बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त का क्षेत्रफल। ये हो गया प्रश्नानुसार। तो ये भी हम लिख देंगे कि प्रश्नानुसार हमने ये लिखा है। ये लीजिए, प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। तो क्या कहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर ये दोनों बराबर है तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। आप कहोगे कोई मान तो दिया ही नहीं, कैसे रखेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर्मूला तो आपके पास है ना, रख दीजिए। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ये लीजिए, रख दी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब आप देखिए कि बराबर का चिन्ह है तो दोनों तरफ अगर कोई चीज समान होती है तो काट दी जाती है, कटती है ना। तो यहां पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इस एक आर से ये एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 2 = r, यानी कि r बराबर 2। इकाई आपको कोई दी नहीं है तो आप यहां 2 इकाई लिख दीजिए। ये आपकी त्रिज्या आ गई। बहुत आसान प्रश्न है ना। देखिए, देखने में टफ लगता है लेकिन होता आसान है। किनके लिए, जो प्रश्न को समझते हैं उनके लिए। तो हर बार समझ के सॉल्व किया कीजिए प्रश्नों को। तो चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो लिख देते हैं, हमें दिया है वृत्त की परिधि। ये लीजिए, हमने लिखा वृत्त की परिधि और वो कितनी है, 44 सेंटीमीटर, लिख दिया। अब हमें ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 πr²। मैं इस क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकता हूं अगर मुझे r का मान पता हो तो, और r हमें पता है नहीं। तो r नहीं पता है तो सवाल ने क्या दिया है हमको, उसको लेकर चलते हैं। ये लीजिए, हमने लिख लिया कि सवाल ने हमें ये दिया है कि वृत्त की परिधि इतनी होती है। अब इसको क्या करूं, सॉल्व करूं। सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिखूं, क्योंकि वैल्यू तो निकली हुई है, इसलिए फॉर्मूला लिखते हैं। 2πr बराबर कितना हो गया, 44। अब यहां से मैं इस पाई की वैल्यू रखूंगा तो r का मान मुझे मिल सकता है, और r का मान मैं यहां से निकाल के यहां वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बहुत आसान है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये तो आया 2 और ये पाई की जगह मैंने लिख दिया 22/7, r की जगह r है और ये 44।
जब r की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो 44 के पास भेजता हूं इन दोनों को। लीजिए, ये तो 44 हुआ, 22/7 इधर आकर हो गया 7/22, और ये जो 2 है वो इधर आकर हो गया 1/2। सिंपल। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 22 से कम 22 और 22 दूनी 44, और 2 से 2 कट गया तो r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ये लीजिए, r की वैल्यू मुझे मिल गई। जब r की वैल्यू मुझे मिल गई तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी मैं निकाल लूंगा। कैसे? ऐसे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है साहब? क्षेत्रफल सूत्र लिखा हुआ है 1/4 पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू ये रही 7 क्योंकि r स्क्वायर है इसलिए मैं इसे 2 बार लिख देता हूं। 7 से 7 कट हो गया, 4 2 से कट हो गया 2 बार, और ये 2 से कट हुआ 11 बार। अब देख रहा हूं कि कुछ कट नहीं हो रहा, तो कट नहीं हो रहा, देखिए ये कट हो चुका है, ध्यान रहे आपको, ये कट हो चुका है। 11 7 77/2 हमें यहां पर मिलता है बराबर 77/2, और इसे मैं और सोल्व करता हूं तो मुझे मिलता है 38.5 सेंटीमीटर। और ये क्या है? ये आ गया मेरा क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए, आपका सॉल्यूशन हो चुका है, प्रश्न का आंसर आ गया है, 1 नंबर आपकी जेब में आ जाएगा कंफर्म। चलते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है प्रायिकता का। क्या कह रहा है ये प्रश्न? बहुत इजी है। यदि ई नहीं की प्रायिकता 0.95 है तो पी ई ज्ञात कीजिए। हमें कहा है पी ई नहीं, यानी ई नहीं की प्रायिकता हमें दी गई है 0.95, तो हमसे कह रहा है कि पी ई ज्ञात कीजिए। पी ई हमें ज्ञात करना है। आप जानते हैं अगर पी ई नहीं तो फिर पी ई बराबर क्या होगा? 1 - पी ई नहीं होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वैल्यू पुट कर देंगे, ई नहीं की पीई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये लीजिए, मान पुट करते हैं, एक की जगह 1 है, पीई नहीं की वैल्यू है 0.95, और यहां अगर कोई विद्यार्थी गलत करता है ना तो वो दशमलव के बाकी करने में करता है, क्योंकि उसे दशमलव का बाकी करना नहीं आता। बहुत सिंपल है, आपको 1 में से 0.95 घटाना है, तो 1 में दशमलव कहां है पहले उसे ढूंढिए। हर संख्या में दशमलव उसके अंत में होता है। ये लीजिए, हमने लगा दिया, और यहां दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, और ये 95 और ये 0 माइनस कर दीजिए। यहां कुछ नहीं है, 0 लगाइए। अब आप इसे अगर माइनस करेंगे तो आपको सही वैल्यू मिलेगी। माइनस सही ढंग से करेंगे तो 1 नंबर आएगा बहुत ही आसानी से, और अगर माइनस करने में ही गड़बड़ कर दी तो फिर 1 नंबर को भूल जाइए। हाँ, 10 में से 5 गया तो 5, और यहां बचा 9 में से 9 गया 0, और यहां भी 0, तो 0.05 आपका आंसर होगा, जिसे आप थोड़ा ढंग से लिख दीजिएगा। ये आपके पीई की वैल्यू आ गई। देख लीजिए, सिर्फ इन 4 स्टेप्स में आपका आंसर आ जाएगा और आपको मिलेगा 1 नंबर। चलिए, ये हमारा 2017 का पेपर कंप्लीट हो गया, यानी 2017 से हमारे सिलेबस के अनुसार हमसे यही प्रश्न पूछे गए। अब हम बात करते हैं 2016 के प्रश्न पत्र की। तो चलिए देखते हैं बोर्ड परीक्षा 2016 में हमसे क्या पूछा गया। बोर्ड परीक्षा 2016 में हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न क्या कह रहा है? वो प्रश्न ये कह रहा है, एपी से है ये प्रश्न, कि किसी एपी में पहला पद -17, दूसरा -12, तीसरा -7 है, तो 11वां पद ज्ञात कीजिए। ये लीजिए, हमें 11वां पद फाइंड करना है, तो 11वां पद बता देते हैं। आप जानते हैं यहां a बराबर क्या है और d बराबर क्या है, जानते हैं ना? तो यहां a बराबर कितना है? -17। अच्छा, d बराबर कितना है? d बराबर होता है a2 - a1, तो ये लीजिए a2, ये -a1 कितना है? -17। सॉल्व किया तो -12 + 17 बराबर 5, प्लस का 5 आ रहा है, ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमको d का मान कितना मिल गया? 5, और जब d का मान मिल गया तो आप 11वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो 11वां पद क्या होता है? आप जानते हैं a11 = a + 10d। व्यापक रूप को आप याद रखिए, बहुत आसानी से कर लेंगे। हम इसे a + n - 1 × d लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन जब याद है तो सीधा लिखिए ना, n - 1 करने की कहां आवश्यकता है। लीजिए, a का मान यहां पर है -17, d का मान 10 की जगह 10 लिखूं पहले, और फिर d का मान लिखते हैं × 5, और अगर सॉल्व करता हूं तो कितना आता है? -17 + 10 × 5 = 50, और मैंने इसे हल किया तो a11 बराबर कितना आया? 33। ये लीजिए, ये मेरा 11वां पद आ गया, और ये हमने प्राप्त कर लिया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कोस ए बराबर 12/13 है, तो कोट ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है कोस ए बराबर कितना दिया है हमें 12/13। ये लीजिए कोस ए बराबर हमने लिखा 12/13 और हमें कोट ए का मान बताना है। तो देखिए कोस ए हमें दिया है, कोट ए का मान बताना है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए लाल बटा कक्का, कि उससे हमें क्या आंसर मिलता है, लाल बटे कक्का। ये लीजिए ये है आपका कोस, जानते हैं ना आधार बटे कर्ण, यानी कि कोस ए का मतलब है आधार बटे कर्ण, और आपको दिया हुआ है 12/13। तो आधार तो आपका हो गया 12 और कर्ण हो गया आपका 13, तो यहां हम कह सकते हैं कि ए बराबर तो है 12 तथा के बराबर है 13। अब आपको कोट की वैल्यू चाहिए, लंब बटे आधार होता है 10, तो फिर आधार बटे लंब क्या हो जाएगा कोट, हमें कोट की वैल्यू चाहिए। अब कोट ए में हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, यहां हमारे पास आधार है और कर्ण है, तो यानी हमें लंब की वैल्यू निकालनी है। अब लंब की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही हमने 2017 में पहला प्रश्न किया ना, ठीक उसी प्रकार से। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से तो लिख देंगे हम। क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से, एल स्क्वायर बराबर होगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए ये हमने लिख दिया, तो अब चलते हैं आगे। एल की वैल्यू हमें निकालनी है, के की वैल्यू यहां पर 13 दी हुई है, ए की वैल्यू यहां पर 12 दी हुई है। सॉल्व करते हैं, 13 तो हो गया 169, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, और 169 में से 144 माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है 25। एल स्क्वायर बराबर 25, तो एल बराबर √25, यानी एल बराबर कितना आ गया 5। यहां कोई इकाई नहीं दी है तो हम भी नहीं लिखते हैं, एल की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब कोट तो लिखना बहुत आसान हो गया, तो चलिए अब हम लिखते हैं कि इसलिए कोट ए बराबर क्या होता है कि आधार बटे लंब होता है। अब आधार का मान कितना है कि 12 है, लंब का मान कितना है 5 है, तो फिर कोट ए बराबर कितना है 12/5 है। ये हमारा आंसर हो गया ना, बहुत आसान है, कहीं कुछ मुश्किल नहीं है। छोटे छोटे प्रश्न है 1 नंबर के, तो फिर मुश्किल प्रश्न यहां थोड़े ही आएंगे, लेकिन अगर आप समझते हैं तो ये प्रश्न मुश्किल नहीं है, और अगर आपने नहीं समझा है तो फिर ये भी आपको रुला देंगे, यानी मार्क्स नहीं लेने देंगे आपको। चलिए हम लेके रहेंगे, तो इसे करूं इरेज और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan a को sec a के पदों में लिखिए। बहुत आसान, ये लीजिए ये कहा tan a, अब इसे sec के रूप में लिखना है, तो सर्वसमीका तो आपको याद होगी, कौन सी सर्वसमीका, सर्वसमीका है 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a, याद है ना। अब आपको इस tan को sec में लिखना है, तो मैं इस एक को यहां भेज दूं तो मुझे क्या मिलेगा tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a - 1। तो tan a की वैल्यू स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां रूट लगेगा, यानी tan a बराबर ये, तो इस tan a के बराबर मैं क्या लिखूंगा, सीधे सीधे लिख दूंगा कि tan a बराबर होता है √sec स्क्वायर a - 1, और ये मेरा हो गया आंसर। एक ही लाइन में एक नंबर आपकी जेब में होगा। जी हाँ, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न में हमें दिया एक डायग्राम, क्या डायग्राम दिया है वो मैं आपके लिए बनाता हूं। ये लीजिए ये डायग्राम हमें दिया है नेक्स्ट प्रश्न में, और हमसे पूछा है कि कोण POR की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है, देखिए ये है आपका POR, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और अभी भी आपने एक सवाल किया था, ये वही तो है, वहां आपको रचना करने के लिए दिया था, तो रचना करने के लिए आपने ये काम तो किया ही था। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे चतुर्भुज PQR में सबसे पहले कहेंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए कोण OPQ, कोण OPQ बराबर कोण ORQ, कोण ORQ बराबर 90 डिग्री, इससे ही जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, लिख दीजिए। तथा कोण, कौन कौन से कोण, कोण POR सबसे पहले लिख देते हैं, POR प्लस कोण OPQ प्लस कोण ORQ प्लस कोण Q जो यहां पर है, तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूं Q, और बराबर कितना होगा ये सब 360 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं, POR हमारे पास है नहीं इसलिए POR ही रहने दीजिए। OPQ की वैल्यू कितनी है, OPQ 90 डिग्री है, लिख दिया। ORQ 90 डिग्री है, लिख दिया। Q कितना है 70 डिग्री, लिख दिया, और ये सब बराबर है 360 डिग्री के। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, कोण POR बराबर 90 90 180, और 180 में 70 जोड़ूंगा तो कितना आएगा आप बताइए। 180 में अगर मैं 70 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 250 डिग्री।
250 डिग्री यहाँ प्लस में है इसलिए प्लस में ही लिखता हूं, बराबर का चिन्ह गलत है यहाँ, तो ये लीजिए 360 डिग्री। अब मैं कोण POR निकालता हूं पक्षांतरण करके, ये 360 डिग्री है, 250 को इधर भेजा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस होने पर मुझे क्या मिलेगा, 110 डिग्री, जो मेरे POR की वैल्यू है। आया आपके समझ में? वहां हमने शॉर्ट में क्यों किया, क्योंकि इतना लंबा अगर ये करेंगे तो फिर उतना ही लंबा चित्र बनाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और सवाल कितना है, 1 नंबर का चित्र बनाने के लिए कहा था, इसलिए चित्र बनाना था, ये काम हमने वहां शॉर्ट में निपटा दिया था। कोई बात नहीं, यहां हमने इसको डिटेल में कर लिया। तो क्लियर है, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए ये दोनों कोण 90 डिग्री हो गए, और हम ये भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो हमने ये लिखा और सॉल्व कर दिया। POR बराबर 110 डिग्री हमारा आंसर मिल गया। चलिए, जब ये भी मिल गया तो फिर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग है ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। अब इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आपको पता है यहां बिंदु की दूरी त्रिज्या से ज्यादा है, तो बिंदु कहां होगा, बाहर होगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम सीधा सा जवाब दे देंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और हमारे प्रश्न का हो गया आंसर। जी हां, इतना ही देना है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत इजी है, हमें दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, हम लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। वेरी सिंपल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 616। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर ही रहने दीजिए, क्योंकि आर तो आपको ज्ञात करना है 616। आर स्क्वायर को यहां रोकूंगा, 22/7 को इधर भेज दूंगा, तो 616 22/7 इधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। अब इसको कट करते हैं, आप चाहे तो पहले 2 से कट कर दीजिए, तो 2 से कट करूंगा तो 11 बार होगा, और ये 2 से कट करूंगा तो 2 तिया 6, एक में भाग जाएगा नहीं इसलिए 0, फिर हो गया 16, तो 2 8 16। ये मैंने इसको 2 से कट कर दिया। अब मैं इसे 11 से कट कर सकता हूं, तो चलिए देखते हैं कि 11 से ये कट होता है या नहीं होता है। अगर मैं इसमें 11 का भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 11 का भाग अगर मैं देता हूं तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, यानी 2 बार मिला मुझे। तो आर स्क्वायर बराबर यहां मुझे मिल रहा है 11 दूनी 22, 2 तो 8 बच गया, 88, 11 8 88, और कितना बचा, ये 7। तो 11 से ये 308 कितनी बार कट गया, 28 बार, और इनटू में 7 मेरे पास है ही, तो मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, आर स्क्वायर बराबर यह आ गया, तो फिर आर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, और इसके कर देता हूं मैं अभाज्य गुणनखंड। 28 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 14, और 14 के होंगे 2 × 7, और ये 7 तो यहां पर है ही, एक जोड़ा 7 का बन रहा है, एक जोड़ा 2 का बन रहा है, तो आर बराबर कितना हो गया, 2 × 7, यानी आर बराबर 14 सेंटीमीटर। मेरा आंसर आ गया। बहुत आसान है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। जी हाँ, ये प्रश्न भी हमारा पूरा हो गया। तो अब हम लेते हैं हमारे आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, और वो प्रश्न क्या है, प्रायिकता का है। क्या कह रही है प्रायिकता, एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो पट नहीं आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, जिसे हम कह देते हैं कि या तो चित आएगा और या पट आएगा। केवल 2 ही काम हो सकते हैं। तो जब हम सिक्के को उछालेंगे तो या तो पट आएगा, और पट नहीं आएगा तो इसका मतलब कौन आएगा, चित आएगा। प्रायिकता क्या कहती है, P पट नहीं आना, पट नहीं आना, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो ये लीजिए, P पट नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम। अब पट नहीं आएगा तो इसके अनुकूल परिणाम क्या है, कि अगर पट आ गया तो वो तो अनुकूल नहीं हुआ, यानी कि चित आएगा वो हमारे अनुकूल परिणाम हुआ। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 1, कुल संभव परिणाम 2। तो ये लीजिए, ये आपकी प्रायिकता हो गई पट नहीं आना। इस सवाल को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि P पट आना, यानी पट आने की प्रायिकता आप निकालेंगे, और पट आने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम 1 और कुल संभव परिणाम 2।
देखिए सेम आ रही है क्योंकि यहाँ दोनों घटनाएं प्रारंभिक घटनाएं, इसलिए तो P पट आना हो गया 1/2, तो फिर P पट नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? पट नहीं आना। पट नहीं आने की प्रायिकता होगी 1 माइनस पट आना। ये लीजिए प्रायिकता पट आना। अब इसको मैं माइनस कर देता हूं इसमें से 1 माइनस 1/2, तो इज इक्वल टू फिर से 1/2 मुझे मिल जाएगा। तो चाहे आप ऐसे कीजिए या फिर आप ऐसे कीजिए, कैसे भी कीजिए, बहुत इजी प्रश्न है। आप कैसे भी इस सवाल को कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे। तो चलिए, अब तक हमने बोर्ड परीक्षा 2016 से लेकर 20 तक के वो सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं जो 1 नंबर के पूछे गए हैं। और क्या देखा हमने इन प्रश्नों में, अब बात करते हैं इस पर। आपने देखा कि पिछले 2 सालों में वैदिक गणित से प्रश्न पूछा गया है और उसके बाद हमने बात नहीं की। दरअसल पूछा तो गया लेकिन वो सिलेबस में नहीं था। इस साल सिलेबस से हटा दिया गया, आपके समीकरण से संबंधित प्रश्न था वैदिक गणित का जो पूछा गया, तो इसलिए हमने उसे डिस्कस नहीं किया। तो मतलब ये हुआ कि बोर्ड परीक्षा में वैदिक गणित से 1 नंबर का एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा जा सकता है। और इस बार तो चांस वैसे ही वर्ग के ही हैं, क्योंकि वर्ग और घन ये आपके सिलेबस में है, इसलिए वर्गफल और घनफल इन दोनों में से एक प्रश्न 1 नंबर का आना तय है, बिल्कुल आएगा। जी हाँ, चलिए अब चलते हैं आगे। त्रिकोणमिति से दूसरा प्रश्न आपने देखा था कि त्रिकोणमिति से आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा? जो सारणी से मान रखकर सॉल्यूशन करते हैं। तो एक प्रश्न यहां से भी आना डेफिनेटली है, बिल्कुल पक्का एक प्रश्न यहां से आएगा। और इस बार तो 20 प्रश्न है ना, तो 1 के 2 भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद प्रायिकता। प्रायिकता से तो हर साल प्रश्न आता रहा है 1 नंबर का और अब भी आएगा, इसलिए प्रायिकता की तैयारी ढंग से कर लीजिए। इसके अलावा आपने देखा कि सड़क सुरक्षा से 2 प्रश्न 19 में और 20 में, यानी 2019-20 में ही 2 प्रश्न आपसे सड़क सुरक्षा के पूछे गए हैं। उससे पहले नहीं। उससे पहले क्यों नहीं पूछे गए, मैं ये भी रीजन आपको बता देता हूं। 2019 और 20 में 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आपसे 1-1 नंबर वाले पूछ लिए और 1 प्रश्न 2 नंबर का पूछ लिया। जबकि 16, 17 और 18 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 16, 17 और 18 में 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे। सड़क सुरक्षा से केवल 4 नंबर का प्रश्न आना होता है, जब 2-2 नंबर के 2 प्रश्न वहां पूछ लिए तो 1-1 नंबर में क्यों पूछेंगे। देखिए, इस बार आपसे 1-1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि 19 और 20 में कंटिन्यू पूछा गया है। इसलिए आप तैयार रहें, सड़क सुरक्षा को भी तैयार कर लें। 1-1 नंबर के प्रश्न भी आएंगे और 1 प्रश्न 2 नंबर का भी आएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं ज्यामिति की। आपने एक चीज नोट की होगी कि ज्यामिति से पाइथागोरस प्रमेय का यूज बहुत ज्यादा हुआ है। आपके त्रिकोणमिति के भी वो सवाल पूछे गए हैं जिनमें पाइथागोरस प्रमेय से हम सीधा सीधा मान निकाल रहे हैं, और ज्यामिति में आपसे वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या और केंद्र से दूरी, इन तीनों में से कोई सा भी मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए, आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा। यानी इस पाइथागोरस प्रमेय के यूज से आप ये जो सवाल हो रहे हैं, इस तरीके के सवाल आप सॉल्व कर लें, क्योंकि इस तरीके का एक सवाल तो हर बार डेफिनेटली पूछा ही जा रहा है। इसलिए पक्का आपके 1 से 2 प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके कोई ना कोई प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। इस तरह से हमने ये देखा कि कुछ प्रश्न यहां से पूछे गए। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्षेत्रफल, परिधि और वृत्त की त्रिज्या, इन चीजों को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। यानी अगर मैं देखना चाहूं तो हमारी कौन कौन सी मुख्य रूप से प्रश्नावलियां हो गई जिनसे 1 नंबर के प्रश्न आएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा। 19वीं प्रश्नावली से आपका डेफिनेटली सड़क सुरक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद 18वीं प्रश्नावली प्रायिकता, एक बड़ा प्रश्न भी आएगा और छोटे प्रश्न भी आएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। डेफिनेटली बड़ा और छोटा दोनों प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो 13.1, 12.1 दोनों ही प्रश्नावलियों से 13.1 और 12.1 दोनों से ही प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए दोनों से प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं। और इस बार आपको बेनिफिट है कि बड़े सवाल के लिए भी 13.1 ही है, छोटे सवाल के लिए भी 13.1 ही है। तो 13.1 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, जरूर हल कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 11.1 की। देखिए 12.1 भी है और 13.1 भी है। इसके बाद बात करते हैं 11.1 की। 11.1 से समरूपता से भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन 11.1 छोटे प्रश्न के लिए है। इस बार आपसे पूछे जाएंगे 20 प्रश्न, तो डेफिनेटली 11.1 से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, पक्का है ये, मान लीजिए आप। इसके अलावा त्रिकोणमिति में मान रखने वाले प्रश्न हमसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। समांतर श्रेणी में आपकी 5.1 से प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो पहली प्रश्नावली, समांतर श्रेणी, ये कुछ प्रश्नावलियां ऐसी प्रश्नावलियां हैं जिन्हें आपको पक्का तैयार कर ही लेना है।
तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छी जानकारी मिली होगी, आपके समझ में आया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तैयारी को कीजिए सुदृढ़, मजबूत कीजिए और मार्क्स लाइए पूरे। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको 20 में से 20 मार्क्स दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को यदि आप नए हैं तो। ओके, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कुछ और नया।